भारत में संविधान है। संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना? संविधान, सबके लिए समान विधान। और विधान कैसा? ये 75 साल हो गए। एक मेरे हाथ में आपको किताब दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? मैरिज एंड डाइवोर्स लॉज। यहां छोटे छोटे अक्षरों में आपको दिख रहा होगा 30 कानून लिखे हुए। कहते हैं भारत में संविधान है, सब एक समान है, सबके लिए समान विधान है। और शादी विवाह के लिए कितने कानून? 30 कानून। हिंदू के लिए अलग कानून, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग कानून, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून। सारे भारत के नागरिक, सबको समान अवसर, सारे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। और शादी विवाह की बात आई तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सबको इक्वल राइट नहीं मिलेगा। जो फ्लैट नंबर 1 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार, जो फ्लैट नंबर 2 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार, जो फ्लैट नंबर 3 में बेटी रहती है उसके अलग अधिकार। और कहते हैं भारत में संविधान है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक परंपरा शुरू करिए, आजकल बंद हो गई है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो निबंध लिखते थे, कॉपी पे लिखते थे। आजकल कॉपी लिखने की बंद हो गई है, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखना शुरू करिए। फेसबुक सबका होगा लगभग, इंस्टाग्राम सबका ही होगा, कुछ न कुछ सोशल मीडिया सबका होगा। हम लोग भाई साहब एक निबंध लिखते थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। जितने पुराने लोग आगे बैठे सबने लिखा होगा। जरा कितने लोगों ने हाथ लिखा है? हाथ बताइए। ये देखो सबने लिखा, आगे वालों ने लिखा हुआ है। अब पीछे से किसी के नहीं हाथ उठ रहा है, वो सिस्टम बंद हो गया। तो हम लोग बचपन में जिसके जो मन में होता था वो लिखता था, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, मैं वो करता। मुझे लगता है अब समय आ चुका है दोबारा फिर से उसको लिखने का, लेकिन अब कॉपी पे नहीं लिखना। अब आपको ऐसे लिखना कि आपकी बात को 500, 1000, 2000, 3000 लोग पढ़े। पहले हम लोग पढ़ते थे तो हम लिखते थे, हम पढ़ते थे, हमारे गुरु पढ़ते थे, वो हमारी कॉपी चेक करते थे और हमें नंबर मिल जाता था, बाकी उसका कोई फायदा नहीं होता था। अभी यहां जो बच्चे बैठे हैं, अगर आप लिखोगे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो किसी के इंस्टाग्राम पे 1000 फ्रेंड होंगे, किसी के फेसबुक पे 1000 फ्रेंड होंगे, किसी के कहीं और ट्विटर पे 1000 फ्रेंड होंगे, तो आपकी बात 1000 लोग पढ़ेंगे। तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए कि नहीं? लिखना चाहिए। मुझे लगता है इसको शुरू करने की जरूरत है। एक हिरन जानवर है और भेड़िया जानवर है। अब संविधान की व्याख्या कैसे करेंगे? क्योंकि हिरन भी जानवर और भेड़िया भी जानवर, और आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना। तो बहुत सारे लोग ऐसी व्याख्या भी कर रहे हैं कि जितना राशन पानी हिरन को खिला रहे हो उतना राशन पानी भेड़िए को भी खिलाओ। संविधान की अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो यही हुआ ना। 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 कहता है भेदभाव नहीं करना। इसके हिसाब से जितना आपने आटा गेहूं हिरन को दिया उतना ही आटा गेहूं किसको देना है? भेड़िए को। तो नतीजा क्या होगा? कुछ दिनों के बाद क्या होगा? भेड़िया इतना मजबूत हो जाएगा हिरन को खा जाएगा। संविधान का आर्टिकल 14 ये नहीं कहता, आर्टिकल 15 ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे जुगनू और मच्छर दोनों उड़ते हैं, दोनों उड़ते हैं, तो आर्टिकल 14 के हिसाब से जुगनू मच्छर एक समान है अगर आप इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो। आर्टिकल 15 के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी जुगनू को मिलनी चाहिए वही अपॉर्चुनिटी मच्छर को मिलनी चाहिए। यानी अगर इस हॉल में जुगनू को आने का अधिकार है तो इस हॉल में मच्छर को भी आने का अधिकार मिलना चाहिए। आपके बेडरूम में अगर जुगनू को जाने का राइट है तो मच्छर को भी जाने का राइट मिलना चाहिए इस लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। लेकिन परिणाम क्या होगा? मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा, कहीं वो डेंगू वाला आ गया तो जान भी जा सकती है। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं करना। तोता भी चिड़िया और बाज भी चिड़िया। आर्टिकल 15 के हिसाब से तोता और बाज एक समान है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना। आम और बबूल दोनों पेड़ है, तो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से जितना खाद पानी आम में डालो उतने खाद पानी बबूल में डालो। लेकिन अगर यह काम किया तो जानते हैं क्या होगा? कुछ दिन के बाद आम सूख जाएगा, बबूल मजबूत हो जाएगा, और बबूल के मजबूत होते ही आम सूख जाएगा।
इसलिए ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना। मानवाधिकार मानव का होता है, मानवाधिकार दानव का नहीं होता। इसलिए आर्टिकल 14, 15 का उपयोग करते समय यह देखना ये मानव है या ये दानव है। संविधान की व्याख्या 4 तरीके से होती है। लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो लिखा है उसको एज इट इज पढ़ लिया। कानूनों की व्याख्या भी ऐसी होती है, जो लिखा हुआ है एज इट इज पढ़ लिया। दूसरा पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, उद्देश्य क्या है इसको बनाने का। तीसरा हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कि जहां पे आपको ऐसे लग रहा है अच्छा आर्टिकल 14, 15 तो ये कह रहा है और 2 जगह कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो फिर हार्मोनी कैसे डेवलप करना है। और चौथा है कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। एक पांचवा है जिसको भारत के लॉ कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आज तक भारत में एनएलयूज में नहीं पढ़ाया जा रहा, बाकी तो छोड़िए, मैं बेंगलोर का देखा, एनएलयू बेंगलोर का देखा, वहां भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। दैट इज द कल्चरल इंटरप्रिटेशन। आपको संविधान की व्याख्या करते समय यह देखना है कि इसके वजह से भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है या भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है। मेरा छोटा बेटा है, उसने एक बड़ा अच्छा इस पे आर्टिकल लिखा है, जो लॉ के छात्र हैं उस पे गूगल करके देख सकते हैं, कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा आर्टिकल लिखा है उसने। अब समय आ चुका है कि भारत के संविधान की व्याख्या करते समय, कानून की व्याख्या करते समय, सिस्टम की व्याख्या करते समय इस बात को भी ध्यान में रखें कि भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है या भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है। क्योंकि यह भारत का संविधान है, यह अमेरिका, जापान, सिंगापुर का संविधान नहीं है। यह भारत के लिए बना है, भारत की संस्कृति के लिए बना है, भारत की परंपरा के लिए बना है, भारत के दर्शन के लिए बना है, भारत के ज्ञान विज्ञान के लिए बना है। और क्यों भारत के लिए? क्योंकि भारत की संस्कृति और कहीं पे नहीं है। ऐसी संस्कृति आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। जिस इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का वर्ड जिक्र हमारे संविधान में है, जो संविधान का गोल है, ये बाकी सबका गोल नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट केवल और केवल भारत में, दुनिया में और कहीं नहीं है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इसका कॉन्सेप्ट, ये जो विषय है, ये केवल और केवल हमारे यहां है और कहीं किसी भी नहीं लिखा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल और केवल हमारे उपनिषदों में लिखा है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, और दुनिया में 1100 रिलीजन है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये केवल मनुस्मृति में लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, बहुत सारे अनाड़ी लोग मनुस्मृति जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, वो गाली देते रहते हैं, अलग बात है। दुनिया में सबसे पहला कोडिफाइड जो लॉ आया इस धरती पे, वो मनुस्मृति है। जितना मैंने पढ़ा है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ने लायक है, समझने लायक है। भारत की समस्याओं की अगर बात करें, भारत का शिक्षा, भारत की चिकित्सा और भारत की न्याय व्यवस्था, ये दुनिया में सर्वोत्तम थी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विद्यालय कहाँ था? हमारे पास। एक तक्षशिला में, दूसरा नालंदा में। उस समय और पूरी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं, हमारे पास था। पूरी दुनिया में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय जो पढ़ाए जा रहे थे, वो कहाँ पढ़ाए जा रहे थे? भारत में। पूरी दुनिया में एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट आया, जो 555 मॉडल आया, वो भारत में आया। 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी होगा, 5 साल का सेकेंडरी होगा, 5 साल का ग्रेजुएशन होगा। 6-7 साल के बच्चे जाते थे, 5 साल का प्राइमरी पढ़ते थे। उस प्राइमरी में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी नहीं पढ़ाई जाती थी। उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, यम नियम, अष्टांग योग, धारणा, ध्यान, समाधि, सूर्य नमस्कार। उसका उद्देश्य केवल यह था कि बच्चा संस्कारी हो जाए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने अपने पैतृक बिजनेस में चले जाते थे, अपना काम शुरू कर देते थे।
हाँ, फिर भी कुछ लोगों को पढ़ना होता तो 5 साल का सेकेंडरी करते थे। 5 साल के सेकेंडरी में बहुत सारे विषय आते थे। उसके बाद भी जिसको एक्सपर्टीज करनी है वो 5 साल का ग्रेजुएशन करना था। अंग्रेजों ने हमारे उस 5 साल का 3 हुआ ना, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन, टोटल कितना हो गया? 15 साल। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, मैकाले आया, बोले अच्छा टोटल 15 साल है, लेकिन ये तो इनका मॉडल है 555, इसको हम अपना मॉडल बनाते हैं। कैसे? 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, 2 साल का हाई स्कूल, 2 साल का इंटर और 3 साल का ग्रेजुएशन। टोटल कितना हो गया? 15 साल। टोटल कितना हुआ? 15 साल। हमारा वो 555 था, उसको उसने टुकड़े में तोड़ दिया। 5 साल का प्राइमरी, 3 साल का जूनियर, 2 साल सेकेंडरी, 2 साल हायर सेकेंडरी, 3 साल ग्रेजुएशन। हमारे लेके हमें पढ़ा दिया, ये हमारा मॉडल है, पढ़ो। हमने कभी इस पर चिंतन नहीं किया, हमने इस पर कभी सोचा नहीं। भारत भगवान श्री राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि, स्वामी दयानंद सिंह सरस्वती जी की जन्मभूमि। सारे देवी देवताओं ने कहाँ जन्म लिया? भारत में। जापान में किसी ने लिया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। सिंगापुर में किसी ने लिया क्या? नहीं। आज की डेट में सिंगापुर वाले भारत पलायन कर रहे हैं या भारत वाले सिंगापुर पलायन कर रहे हैं? जोर से बोलिए भैया। हाँ, भारत वाले जापान जा रहे हैं, जापान जाने वाले भारत आ रहे हैं। और पहले पूरी दुनिया वाले भारत आते थे। पूरी दुनिया के राजकुमार या तो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे या तो तक्षशिला में पढ़ने आते थे। आज यहां से लोग उधर जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या बदला? दूसरा, एक बात होती है कलयुग की, कुछ भी गड़बड़ होगा कहेंगे कलयुग आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कलयुग भारत में ही क्यों है? ये कलयुग सिंगापुर और जापान में क्यों नहीं है? जैसे यहां कुछ भी गड़बड़ हुआ, हत्या हो गई, कलयुग आ गया, बलात्कार हो गया, कलयुग आ गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कलयुग आ गया, कुछ भी हुआ, कलयुग आ गया। बहुत अच्छा तरीका जस्टिफाई करने का, जी सब गड़बड़ हो गया, कलयुग आ गया। चोर लुटेरे उचक्के सांसद विधायक बन गए, बोले जी कलयुग आ गया। और गड़बड़ हो गया, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, बोले जी कलयुग आ गया। समझ में नहीं आ रहा सारा कलयुग भारत में क्यों है, सिंगापुर जापान में क्यों नहीं है? इसका गहराई से अगर आप अध्ययन करिए, केवल 2 कारण है। ना हमारे शिक्षा में संस्कार है और ना हमारे यहां कानून का खौफ है। 2 कारण है। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, सूदखोरी है, मुफ्तखोरी है, हरामखोरी है। मूल कारण न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है। इसमें से सिंगापुर जापान में कुछ भी नहीं है, तो भारत में है, क्योंकि भारत में न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में गौ तस्करी है, नशा तस्करी है, सोना तस्करी है, मानव तस्करी है, हथियार तस्करी है। सिंगापुर में इसमें कुछ भी नहीं है, जापान में इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों हम यहाँ आए हैं? क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में गद्दारी है, मक्कारी है, कामचोरी है, सीनाजोरी है, झपटमारी है, क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, पंथवाद है। भारत में माओवाद है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है। जितना अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद भारत में है, वो सिंगापुर जापान में है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में झूठ फरेब है, घटतौली है, नक्काली है, चोरी डकैती है, चीटिंग है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, हवालाबाजी है, कबूतरबाजी है, पत्थरबाजी है, तोलाबाजी है, क्योंकि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। परिवार टूट रहे, ज्वाइंट परिवार का सिस्टम खत्म हो रहा है, पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पा रहे, देवरानी जेठानी एक साथ नहीं रह पा रही है, नंद भौजाई 2 दिन एक साथ नहीं रह पा रही है, क्योंकि हमारी शिक्षा में संस्कार खत्म हो चुका है। छोटी छोटी बात पे भाई भाई की हत्या कर रहा है, छोटी छोटी बात पे पुत्र अपने पिता का अपमान कर रहा है, क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है।